सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीटेक थर्ड ईयर यूनिट 2 के क्विक शॉट की वीडियो में आपका स्वागत है। इस यूनिट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस और सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। जो भी सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखो, इस यूनिट को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि अगर हमने रिक्वायरमेंट को सही तरीके से नहीं रखा तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या होंगी। जैसे एक सिचुएशन इमेजिन करिए आप कि हमें एक स्पोर्ट्स कार मतलब कंपनी से मांगनी है, जबकि मैकेनिक ने हमें एक ट्रैक्टर बना के दे दिया। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई होगी? जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो थी कम्युनिकेशन की फेल्यूर की। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस के दौरान 60% प्रोजेक्ट इसी वजह से फेल कर जाते हैं। तो ये जो यूनिट है ये इसी का सोल्यूशन है, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और SRS के बारे में हमें पढ़ना है। समझ में आ रही है बात? ये फर्स्ट पार्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को आप ऐसे सिंपल समझ सकते हैं कि बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाने से पहले यूजर को जो सारी भी चीज़ें चाहिए उनको हमें समझना होता है। जैसे बोल सकते हैं कि कलेक्ट करना, एनालाइज करना, डॉक्यूमेंट करना और मैनेज करना यूजर को रिक्वायरमेंट को, इसको हम लोग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोलते हैं। जिसका मेन एम होता है क्लाइंट के नीड्स यानी ज़रूरतों को डेवलपर की कोड से मैच करना, ताकि किसी प्रकार की कम्युनिकेशन फेल्यूर ना हो। जो चीज़ मांगी गई है वो हम टाइम से डेवलप करें और उन्हें सबमिट कर दें। ऐसे समझ सकते हैं कि क्लाइंट की नीड्स को और वर्किंग सॉफ्टवेयर के बीच में एक ये ब्रिज होता है, जिसको हम लोग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोलते हैं। ये जो एक अकेला डायग्राम है, द 5 स्टेप आरी प्रोसेस, ये इस पूरे यूनिट की समरी है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला स्टेप है इलिसिटेशन। इलिसिटेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जो क्लाइंट की नीड्स हैं उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, इधर थ्रू इंटरव्यूज या फिर सर्वेज के थ्रू। जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है एनालिसिस का, जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को चेक करते हैं। जैसे अगर हमारा प्रोजेक्ट है वो ऑफलाइन वर्क करेगा या नहीं। थर्ड स्टेप जो आता है वो है डॉक्यूमेंटेशन का, यानी सारी चीज़ें जो भी हमारे सॉफ्टवेयर की नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, फिजिबिलिटी को हम लोग SRS के अंदर लिखते हैं। SRS क्या है इस यूनिट के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो फोर्थ स्टेप है वो है रिव्यू का। रिव्यू यानी कि चेक करना कि हमने जो प्रोजेक्ट डेवलप किया है वो सही तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा, उसके अंदर कुछ मिसिंग तो नहीं है। फिफ्थ स्टेप जो है वो है मैनेजमेंट, यानी कि फ्यूचर में जो सारे भी चेंजेज हमें सॉफ्टवेयर के अंदर करने हैं उसको हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हैंडल करेगा या नहीं करेगा, पहली चीज़। और दूसरी, आगे जो भी सारे अपडेट्स हम लोग देंगे उसको भी हैंडल करना कि सॉफ्टवेयर प्रॉपरली उससे बैलेंस्ड रहे। फिजिबिलिटी जो मिनी प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो यहाँ पर भी है। फिजिबिलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे उसके लिए हमारे पास सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं या नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, अगर हम इसको बना रहे हैं तो क्या बनाना ये हमारे लिए वर्थ इट होगा भी या नहीं। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर 4 इंपॉर्टेंट फिजिबिलिटी जाती हैं। सबसे पहले आती है टेक्निकल फिजिबिलिटी, मतलब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है भी या नहीं जिसके थ्रू हम क्लाइंट की जो नीड्स हैं उसको फुलफ़िल कर पाएंगे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर नहीं। जो सेकंड स्टेप है वो है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, यानी कि जो हमारा कॉस्ट लगेगा उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में वो प्रॉफिट से ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली लॉस में जाएंगे और कम होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में जाएंगे। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि क्या जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको एट द एंड जब हम लोग डेवलप कर लेंगे तो क्या वो ऑपरेशनल होगा भी या नहीं होगा। इस पे भी बेसिकली कॉस्ट वर्सेस प्रॉफिट का जो थियरी है वो काम करेगा। अगर बेसिकली यूजेबल होगा तो हमारा सॉफ्टवेयर बेसिकली सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगर काम नहीं करेगा तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो तो लगा ही, बट द प्रोजेक्ट माइट फेल। जो फोर्थ स्टेप है वो है लीगल फिजिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो उसमें किसी डिफरेंट कंपनीज़ के जो पायरेटेड मटेरियल्स हैं या फिर कॉपीराइटेड मटेरियल्स हैं उनको तो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको हम लोग यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर तो डेवलप कर देंगे, बट आगे फ्यूचर में वो कंपनी चाहें तो हमारे ऊपर कॉपीराइट क्लेम्स पुट कर सकती है, कॉपीराइट स्ट्राइक्स, जिसकी वजह से बेसिकली जो लीगल इशूज हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग सिंपल ये शो करती है कि डेटा जो है वो जब सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करेंगे तो वो कैसे मूव करेगा थ्रू आउट द सिस्टम, जिसके अंदर सबसे पहला मेथड है DFT यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम। जिसके अंदर की शेप्स जो होती हैं वो होती है सर्कल, जिसका मतलब होता है कि एक्शन, जिस पे एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। एरो जो होती है वो शो करती है डेटा फ्लो या फिर मूवमेंट को। और थर्ड यानी कि स्क्वायर जो होती है वो शो करती है एक्सटर्नल या एंटिटी, जिसको बेसिकली हम लोग यूजर बोल सकते हैं, जो प्रोसेस या एक्शन को इनिशिएट करेगा थ्रू डेटा फ्लो या फिर मूवमेंट के थ्रू। जैसे लेवल 0 ATM DFT की बात करें तो यूजर जो हमने स्क्वायर के अंदर दिखा रखा है
फिर बेसिकली पिन या अमाउंट एक एक्शन है जो कि किस पे परफॉर्म किया जाएगा, सर्कल यानी एटीएम के सिस्टम पे परफॉर्म किया जाएगा और उसकी करस्पॉन्डिंग हमें कैश या फिर बैलेंस एज एन आउटपुट मिलेगा। एक सेकंड मेथड भी है इन्फो मॉडलिंग का, जिसको हम लोग ईआर डायग्राम बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो कि हमने डीबीएमएस के अंदर भी पढ़ा है। सबसे पहले स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के थ्रू हम लोग एंटिटी शो करेंगे। एंटिटी का सिंपल मतलब ये होता है जो रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करेगी। सेकंड नंबर पर हम लोग ओवल का यूज करेंगे जो कि एट्रीब्यूट्स यानी कि प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए यूज करेंगे। थर्ड आती है जो कि बेसिकली एक डायमंड सिंबल होती है जिसके थ्रू हम लोग रिलेशनशिप को शो करेंगे। जैसे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स नेम और रोल नंबर हैं और वो किससे बेसिकली रिलेशनशिप इनरोल्स के थ्रू कोर्स में लिंक्ड है, यानी कि स्टूडेंट इज इनरोल्ड इन कोर्स और स्टूडेंट के पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या फिर प्रॉपर्टीज हैं, नेम एंड रोल नंबर। डेटा फ्लो डायग्राम की बात करें तो वो बेसिकली डेटा के फ्लो को शो करता है और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं इसको शो करता है। डिसीजन टेबल्स, जब हमारे सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे एक्शंस होते हैं, तो जो मेसी कोड होता है, क्योंकि इफ़ एल्स वगैरह एक बेसिक थियरी बता रहा हूँ जिसको यूज करके हम लोग लिखेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, बेसिकली कंडीशन और एक्शन की एक डिसीजन टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसके अंदर सिंपल हम लोग लिख देते हैं कि मार्क्स ग्रेटर देन 90 होगा तो एक्शन हमें ग्रेड ए मिलना चाहिए, मार्क्स अगर लेस देन 90 होगा तो ग्रेड बी मिलना चाहिए। ये इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है SRS, जिसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो कि सारी की सारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को शो करता है। ऐसे बोल सकते हैं कि ये बेसिकली एक अल्टीमेट कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लाइंट और डेवलपर के बीच में। जो हम SRS डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करते हैं तो SRS के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ या फिर एट्रीब्यूट्स होती हैं वो ये होती हैं कि उसे करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी हमारे ही सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशंस होनी चाहिए उसके अंदर। जो फोर्थ होती है वो होती है अनएम्बिग्यूअस, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एक्शन की डबल मीनिंग नहीं होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर एक्शन जो हम करें उसके लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट या फिर रिजल्ट मिले। जो फिफ्थ स्टेप है वो है वेरीफाइएबल। इसका मतलब होता है कि जो हम बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलप करें तो उसको हम लोग कंटिन्यूसली अगर टेस्ट करते हैं, मतलब टेस्टिंग एंड डिबगिंग प्रोसेसेस के अंदर अगर ले जाते हैं तो हम लोग एरर्स को फाइंड कर सकें और उन एरर्स को फिक्स कर सकें। जो लास्ट स्टेप होती है या फिर लास्ट एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टी होती है SRS की, वो होती है मॉडिफाइएबल, जिसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग उसके अंदर कुछ अपडेट्स परफॉर्म करना चाहें तो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स हम लोग उसके अंदर अपडेट्स को परफॉर्म कर सकें। ये सारे एट्रीब्यूट्स या फिर प्रॉपर्टीज होती हैं SRS के अंदर। जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे तो इनके अंदर ये सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। SRS के जो कंटेंट्स हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स I30 यानी IEEE 830 ने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। IEEE ने काफ़ी सारी चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, उसमें से ये एक SRS डॉक्यूमेंट्स जो होती हैं उनके लिए भी इन्होंने स्टैंडर्ड्स बना रखे होते हैं। तो ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसको कि हमें जब भी SRS को लिखना होता है तो उसके दौरान हमें इसको फॉलो करना होता है, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट जो होगा वो स्टैंडर्डाइज्ड यानी फॉर्मल होगा, साथ के साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन मिलेगी और थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको हम लोग कहीं भी यूज़ कर पाएंगे। तो जब भी बेसिकली हम लोग एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे तो IEEE 830 स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि पर्पज एंड स्कोप को हम लोग डिफाइन करेंगे। सेकंड नंबर पर ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, जिसका मतलब कि यूजर की क्या क्या नीड्स हैं हमारी सॉफ्टवेयर से, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड नंबर पर आती है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, यानी कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर क्लाइंट की, उसको हम लोग इसके अंदर मेंशन करेंगे। याद रखें जब डायग्राम बनाए तो IEEE 830 डॉक्यूमेंट को ऊपर मेंशन जरूर करें। IEEE 830 स्टैंडर्ड्स के अंदर हमने जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अंदर फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को पढ़ा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो बेसिकली फंक्शनल का मतलब होता है व्हाट एंड नॉन फंक्शनल का मतलब होता है हाउ। फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनका मेन फोकस होता है कि बेसिकली हमारा सिस्टम जो बनेगा वो किन सब चीज़ों को पे वर्क करेगा, जबकि नॉन फंक्शनल जो होती हैं वो ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कि कुछ मतलब उन पे बेसिकली यूजर या फिर कोई तरीके की एक्शंस परफॉर्म नहीं की जा सकती हैं, जैसे कि क्वालिटी, परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस। इसके कुछ स्टैंडर्ड्स एग्जांपल समझे तो फंक्शनल की हो सकती हैं जैसे लॉगिन जिस पे एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, ऐड टू कार्ट, जबकि नॉन फंक्शनल के अंदर स्पीड, सिक्योरिटी, UI, ये सारी चीज़ें आती हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन इसलिए यूज की जाती हैं ताकि ये पता किया जा सके
कि जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो यूजर की नीड्स को कैटर करेंगे या नहीं। सबसे पहले बेसिकली वेरिफिकेशन की बात करें तो वेरिफिकेशन एक ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को रेफर करता है जिसके अंदर हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो हमने डेवलप किया है वो उन सारे फंक्शंस को, स्पेसिफिक फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर पाता है या नहीं जिसके लिए यूज़र या फिर क्लाइंट ने बेसिकली बोल रखा है। जबकि वैलिडेशन की बात करें तो ये भी एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो ये इंश्योर करती हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यानी अगर हमने प्रोडक्ट राइट बनाया तो इसका मतलब सिंपल क्या होगा कि जब हमने बेसिकली प्रोडक्ट राइट बनाया तो वेरिफिकेशन स्टेप यानी कि स्टैटिक प्रोसेस की बात करेंगे। जब हमने पूरे प्रोसेसेस को फॉलो कर लिया, फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिला जिसको कि हम लोग राइट प्रोडक्ट बोलेंगे, तो वो क्या कस्टमर्स के नीड को फुलफ़िल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। वेरिफिकेशन इज़ डन थ्रू रिव्यूज़ एंड डॉक्यूमेंट्स। वैलिडेशन इज़ डन वाया एक्चुअल टेस्टिंग। इसको हम लोग एक्चुअल टेस्टिंग परफॉर्म करके पता करते हैं। इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक क्वालिटी मॉडल्स ISO 9000 एंड SEI CMM को हम लोग समझ लेते हैं। ISO 9000 यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट के अंदर हम लोग कस्टमर और सप्लायर के रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करते हैं या फिर समझते हैं। साथ के साथ इसके अंदर कंप्लायंस और क्वालिटी अश्योरेंस के बारे में हम लोग समझते हैं। ये हुआ। इसके अंदर जो 5 स्टेप फ्रेमवर्क दिखाया गया है ये इसका पार्ट नहीं है। ये SEI CMM यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल का ये लेवल है जो ये एक्सप्लेन करता है, जो डायग्राम है ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे हमने इवोल्यूशन किया सॉफ्टवेयर को, मतलब कैसे हम उसको डेवलप करते हैं। सबसे पहले इनिशियल यानी कि क्योटिक। इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे पहला स्टेज होता है उसके अंदर सॉफ्टवेयर की जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स नीड्स होती हैं वो सारी की सारी क्योटिक यानी कि डिस्टर्ब्ड फेज में होती हैं। सेकंड, रिपीटेबल। हम लोग स्मॉल सक्सेसेस को बनाते हैं और उनको कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं। जैसे कॉस्ट को ट्रैक किया, एक बार में पहला कॉस्ट इतना आया, फिर उसको दोबारा से रिपीट करेंगे, सेकंड बार में कितना, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आएगा उसको हम लोग एक्चुअल अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान सेकंड स्टेप रिपीटेबल के अंदर अज्यूम करेंगे कि ये सक्सेस हमारे लिए फाइनल है और ये वैल्यू हमारे लिए एक्चुअल फाइनल है। जैसे हम लोग मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट्स रिपीट करते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू ड्राइवर या फिर बेसिकली लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कंटिन्यूसली रिपीट करते जाते हैं। थर्ड स्टेप जो आता है वो होता है डिफाइंड, यानी कि इसके अंदर हम लोग फाइनली प्रोसेसेस को जो होती हैं उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फोर्थ स्टेप जो है या फिर फोर्थ स्टेप ऑफ द लैडर बोल सकते हैं, सीढ़ी का फोर्थ स्टेप जो है वो है मैनेज। इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि प्रोसेसेस को मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं क्वांटिटिव मेथड्स का यूज करके। जो लास्ट स्टेप है वो होता है ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज्ड का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल मतलब ये याद रखें कि यूजर के नीड के अकॉर्डिंग हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। अगर वो सॉफ्टवेयर अभी यूजर के नीड के अकॉर्डिंग नहीं कंपेटिबल है तो हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेसेस को रिपीट करेंगे, इंप्रूवमेंट लूप लगाएंगे और फाइनली हमें सॉफ्टवेयर बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। इसको आप ह्यूमन की इवोल्यूशन से भी रिलेट कर सकते हैं। पहले हम लोग घरों के बाहर, घर हमारे पास नहीं थे तो हम लोग घर में नहीं रहते थे, फिर धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनाइज्ड हुए और घर बनाया हमने और घर के अंदर रहना स्टार्ट किया। थैंक यू अलॉट। PDF की लिंक आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। PDF के अंदर कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि एक पेज के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है इस तरीके से। थैंक यू अलॉट।